हम ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए सिर्फ पढ़ते हुए निकलेंगे, क्योंकि बहुत लंबा रिवीजन करना है पूरा चैप्टर का एक बार में। ठीक है, समझाने वाली चीज़ है भी नहीं, होता भी नहीं कुछ। ठीक है, सीमेंट। तो सीमेंट का निर्माण सबसे पहले 1824 ईस्वी में जोसेफ नाम के साइंटिस्ट ने सीमेंट की पहली बार इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, 1825 में सबसे पहले सीमेंट का उत्पादन इंग्लैंड में हुआ था। कब? 1825 में। 1904 के में सबसे पहले भारत में सीमेंट का उत्पादन हुआ। कब? 1904 में। सीमेंट के उत्पादन में भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। इंडिया में प्रति वर्ष 200 मिलियन टन से अधिक सीमेंट का उत्पादन होता है। इंग्लैंड में स्थित पोर्टलैंड के स्थान के आधार पर पोर्टलैंड सीमेंट नाम रखा गया। मतलब इंग्लैंड में स्थित पोर्टलैंड के नाम का स्थान है, उसके आधार पर इसका नाम पोर्टलैंड सीमेंट रखा गया। ठीक है, अगला रॉ मटेरियल क्या होता है? तो रॉ मटेरियल मुख्यतः कैलकेरियस रॉक 65% और आर्जिलिशियस रॉक 35% मिलाया जाता है। कैलकेरियस रॉक में कौन कौन था? सेल, मार्बल और लाइम। ठीक है, वहीं आर्जिलिशियस रॉक में सेल, लेटराइट, एटीसी। अब कंपोजिशन ऑफ सीमेंट की बात करें तो लाइम सबसे ज़्यादा 60 से 65% होता है, IS कोड 269 में दिया है। सिलिका 17 से 25% होता है। एलुमिना 3 से 8% होता है। आयरन ऑक्साइड 0.5 से 6% होता है। मैग्नीशिया 0.1 से 4%। सल्फर, ठीक है, 1 से लेकर 3% तक। और जिप्सम 2 से लेकर 3% तक। एल्कालीस लेस देन 2% और लॉस ऑफ इग्निशन लेस देन 2% होता है। क्या थोड़ा बहुत वेरिएशन भी देखने को मिलेगा, रेंज यही रहने वाला है। ठीक है, नोट, सीमेंट की सेटिंग स्ट्रेंथ तथा साउंडनेस इनके केमिकल कंपोजिशन पर डिपेंड करती है। अब देखिए वेट प्रोसेस। ठीक है, कुछ पॉइंट पहले ये देख लेते हैं, फिर वो देखेंगे। लाइम, ठीक है, लाइम यह सीमेंट की सेटिंग स्ट्रेंथ और साउंडनेस की कंट्रोल करता है। मतलब तीनों को ये कंट्रोल करता है, सेटिंग स्ट्रेंथ और साउंडनेस को कंट्रोल करता है। लाइम ज़्यादा अगर हो जाता है तो सीमेंट में एक्सपेंशन होता है, यानी प्रसार अधिक होता है। और लाइम कम हो जाए तो सीमेंट की स्ट्रेंथ घट जाती है। भाई लाइम मतलब बाइंडिंग कम करता है, और सीमेंट जब कम करोगे, लाइम कम करोगे तो बाइंडिंग कम हो गया, बाइंडिंग कम हो तो स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगा। सिलिका में तो कोहेजन नहीं होता है, तो ये स्ट्रेंथ देता है। सिलिका स्ट्रेंथ देता है, बट सेटिंग स्लो कर देता है, क्योंकि सेटिंग काम एल्युमिना का होता है। किसका? एल्युमिना का। और एल्युमिना जब सिलिका बड़ा होगा तो एल्युमिना कम करना पड़ेगा तुमको, एल्युमिना कम करना पड़ेगा, इस तरह सेटिंग कम हो जाती है एल्युमिना। अब देखो क्विक सेटिंग देता है, बोले ना, एल्युमिना काम सेटिंग देना होता है, और स्ट्रेंथ घट जाती है। स्ट्रेंथ क्यों घट जाती है? क्योंकि जैसे ही एल्युमिना बड़ा होगा सिलिका कम हो जाएगा, और सिलिका जब कैसे कम होगा, स्ट्रेंथ वो कम करना होना ही पड़ेगा। आयरन ऑक्साइड ये कलर देता है, ये फ्लक्स का काम भी करता है, और हार्डनेस देता है। अधिक होने पर क्लिंकर हार्ड हो जाता है। कलर देता है, फ्लक्स का काम भी करता है, हार्डनेस देता है, और अधिक होने पर क्लिंकर हार्ड हो जाता है। ठीक है, मैग्नीशिया बात करते हैं, हटा दो। मैग्नीशिया की बात करो तो ये येलो कलर देता है। ठीक है, और स्ट्रेंथ भी देता है थोड़ा बहुत, और अनसाउंड कर देता है मैग्नीशिया। इसीलिए तो हम लोग साउंडनेस टेस्ट करते समय लाइम और मैग्नीशिया दोनों साउंडनेस के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसलिए हम लोग लाइम और मैग्नीशिया का ज्ञात करते हैं साउंडनेस टेस्ट के द्वारा। ठीक है, सल्फर, यह साउंडनेस SML सल्फर भी साउंडनेस देता है, अधिक प्रसार देता है। देखो सल्फर भी हम ज्ञात करें, सल्फर का साउंडनेस टेस्ट करते हैं, बट उसका कोई IS कोड वगैरह करके सल्फर टेस्ट के लिए नहीं दिया गया है। ये बात अभी भी याद रखना, मैं आगे भी बताऊंगा एक बार। जिप्सम रिटार्डर के लिए यूज होता है, और इनिशियल सेटिंग टाइम को बढ़ा देता है। ये बात तो बहुत इंपॉर्टेंट, आप जानते भी होंगे। ठीक है, अब देखिए, सीमेंट बनाने की निम्नलिखित 2 विधियाँ होती हैं, वेट प्रोसेस और ड्राई प्रोसेस। ठीक है, अब इस चार्ट के बार पढ़ लेता हूँ जल्दी जल्दी। वेट प्रोसेस, ठीक है, वेट प्रोसेस देखो, पहले तुम बोले थे ना कि 2 तरह का मटेरियल रहते हैं, कैलकेरियस मटेरियल और आर्जिलिशियस। तो 2 तो लेंगे, ले लो। अब कैलकेरियस ले लो तो उसको क्या करोगे? क्रशिंग करो। मैंने बड़े बड़े पत्थर लेके आओगे तो उसको क्रशिंग कर दो, फिर क्रशिंग करके स्टोर इन सीलो बॉक्स होते हैं, उसमें तुम रख लो। इस वाले को रख लिए, एक को रख लिया, दूसरा का पे काम करो। तो इसको लेके आओ, फिर इसको वॉशिंग विथ वाटर, मतलब थोड़ा सा वाटर लगा के, क्योंकि वेट प्रोसेस है तो यहाँ तो पानी दोनों में रहता है, क्योंकि धोना तो साफ तो करोगे ना भाई। आर्जिलिशियस मतलब होता है मिट्टी, मतलब एल्युमिनियम लगभग मिट्टी थोड़ा बहुत होती है, धोना पड़ेगा। तो वॉशिंग विथ वाटर कर दो, फिर स्टोर इन बेसिन, इसको बेसिन में क्या करो? स्टोर कर लो। अब क्या करो?
कि दोनों को चैनल में ले जाओ, उसके बाद से ग्राइंडिंग इन द बॉल मिल और ट्यूब मिल, ये बात याद रखना है, ग्राइंडिंग इन बॉल मिल और ट्यूब मिल, ठीक है। फिर करेक्शन बेसिन में लेके जाओ, फिर स्टोर इन बेसिन कर दो और फिर सप्लाई कर दो। ये इसका चार्ट था। अब देखो ये चाहिए, देखो उसी का फिगर, उसके उसी क्या वही है दोबारा, ये हमने दिखा दिया फिगर के तौर पे दिखा दिया इसी चीज़ को। दो बार बन गया, इसमें अच्छा है देखिए। तो कैलकेरियस रॉक ला दिए, फिर इसको हमने क्रॉसिंग कर दिए, फिर सीलो में क्या किए, स्टोर कर लिए, फिर एजिलिसियस रॉक लेके आए, फिर इसको धो लिए, फिर स्टोर कर लिए बेसिन में, ठीक है। अब इसको चैनल में ले गए, फिर वहाँ से बॉल मिल या फिर ट्यूब मिल में क्या किए, ग्राइंडिंग कर दी, मतलब पिसाई कर दिए। उसके बाद से हम लोग बेसिन में क्या गए, बेसिन में करेक्शन किए, फिर स्टोर करके बेसिन कर लिए, फिर उसके बाद सप्लाई कर दिए। ये फिगर थोड़ा इसमें अच्छा था क्योंकि थोड़ा विजुअलाइजेशन भी इसमें हो रहा है। तो अगला क्या है, ड्राई प्रोसेस। ड्राई प्रोसेस के बारे में देख लीजिए। तो कैलकेरियस मटेरियल लेके आते हैं, इसमें भी ये तो होना ही होना है ना, कैलकेरियस मटेरियल और एजिलिसियस मटेरियल, तो ये दोनों मेन है ना। तो कैलकुलेस के पहले काम करते हैं, कैलकुलेस मटेरियल लेके आओ, क्रशिंग कर देते हैं उसको, फिर क्या करते हैं, फाइन ग्राइंडिंग इन बॉल मिल, ये बात रखना कि फाइन ग्राइंडिंग इन बॉल मिल में फाइन ग्राइंडिंग कर लेते हैं, और ग्राइंडिंग हुआ फिर स्टोर कर लेंगे इसको अलग। फिर इसको क्या करेंगे कि एजिलिसियस लेके आएंगे और वॉशिंग कर देंगे, फिर फाइन ग्राइंडिंग इन मिल, वही मिल में कर लेंगे, फिर स्टोरेज इसको भी कर दोनों को स्टोर कर लिए। अब क्या करेंगे, मिक्सिंग इन करेक्ट पोजिशन प्रोपोर्शन, दोनों को मिला लो, सिंपल सी बात है, करेक्ट प्रोपोर्शन में मिलाना पड़ेगा। फिर स्टोर टैंक फॉर रॉ मिक्स, ठीक है। रोटरी किल्न में उसके बाद भेजते हैं, और यहीं पे कोल डस्ट मिलाते हैं, रोटरी मिल किल्न में ही कोल डस्ट को मिलाया जाता है। फॉर्मेशन, अब यहीं से जब गर्म होकर के निकलता है ना, तो वहाँ पे तो तुमको क्लिंकर मिलता है, क्या बनता है, क्लिंकर बनता है। और फिर क्लिंकर को गर्म क्लिंकर निकल के आएगा, क्योंकि अंदर क्लिंक यानी भट्टी के अंदर से आ रहा है, तो फिर उसको कूलिंग कर देते हैं। फिर ग्राइंडिंग ऑफ क्लिंक, अब जब ठंडा हो जाएगा तो उसको पिसाई करना पड़ेगा। तो क्या बॉल मिल में क्या करते हैं, पिसाई करते हैं, और यहीं पर हम क्या करते हैं, जिप्सम 2 या 3% मिला लेते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है तो याद रखो, बी और जी बॉल मिल में जिप्सम 2 से 3% मिला लिया जाता है। स्टोरेज इन सिलोस, ठीक है। फिर वेइंग एंड पैकेजिंग, अब मतलब वही वेट कर लो और पैकेज कर लो। तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि भेज दो जहाँ भी भेजना हो तुमको, ठीक है। अब देखो सम इम्पोर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट। तो अभी इस चीज़ को देखो, जो हमारे पास से क्या होता है कि सबसे पहले ऊपर से हम 3 इसमें मुख्यतः मेनली 3 जोन होता है, ड्राई जोन, कैल्सिलेशन जोन और क्लिंकर जोन, ठीक है। तो ड्राई जोन का जो होता है टेम्परेचर 250 से लेकर के 500 के आसपास रेंज होता है, और कैल्सिलेशन जोन का वो 900 से लेकर के 1200 होता है, और क्लिंकर जोन का 1500 से लेकर के 1600 के आसपास, फिर वही 1200 से लेकर के 1500-1600 के आसपास होता है, ठीक है। तुम क्या करोगे, ऊपर से क्या करते हैं, रॉ मटेरियल लाइमस्टोन और क्ले जो हमारे पास था वो, और फिर पाउडर या स्लरी, पाउडर नॉर्मल रखोगे और स्लरी मतलब वेट वाले में, और पाउडर ड्राई वाले में, और साथ में कंप्रेस्ड एयर भी भेज देते हैं यहाँ से, हम लोग यहाँ से भेजा जाता है। फिर यहाँ से पहले क्या होता है कि यहाँ पे इसका पानी उड़ जाता है, यहाँ पे कार्बनिक मटेरियल वगैरह जल जाता है, फिर यहाँ पर जाकर क्लिंकर का निर्माण हो जाता है। अब देखो इस चीज़ को हमने कुछ इसके बारे में पॉइंट देखो, इसका लेंथ 90 से लेकर के 120 मीटर के आसपास होता है। एवरेज नॉर्मली बात करें तो 100 मीटर तक ली जाती है, और इसका डाया 2.5 से लेकर के 3 मीटर तक होती है। और इसका जो झुकाव होता है एक संबंध 25 से लेकर 130 के आसपास रखी जाती है। रेट ऑफ रोटेशन जो ये घूमता भी रहता है, तो 1 RPM या 3 RPM के रेट से गोल गोल घूमता भी रहता है। अब देखो ड्राई प्रोसेस को सीमेंट बनाने की मॉडर्न प्रोसेस कहते हैं। ड्राई प्रोसेस में कैल्केरियस रॉक एडिलिशियस रॉक को पीसकर पाउडर या स्लरी बनाया जाता है, ठीक है। ड्राई प्रोसेस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो ड्राई प्रोसेस को सीमेंट बनाने का मॉडर्न प्रोसेस कहते हैं, बता दिया। ड्राई प्रोसेस में कैल्केरियस रॉक तथा आर्जिलिशियस रॉक को पीसकर पाउडर बनाया जाता है, जिसमें नमी की मात्रा लगभग 10 से 15% तक होती है। इसमें भी नमी होती है 10 से 15%, ठीक है। तो आगे देखते हैं। जबकि वेट प्रोसेस में वॉश मिल में अलग अलग पीसकर मिक्स करने पर तैयार स्लरी में नमी 36 से 50%, इसमें 10 से
15% होती है, इसमें 10 से 15%, इसमें 36 से 50% तक होती है। ठीक है, अब इस चीज़ को आप देख लो, इसी चीज़ को यहाँ पे कैल्केरियस रॉक और आर्जिलियस रॉक दोनों को मिला दिया गया है, पाउडर के फॉर्म में बना दिया गया है पीस पीस करके। अलग वही वेट मशीन वेट प्रोसेस में वाल मिल में क्या किया, इसको डाल करके स्लरी बना दिया गया। ठीक है, अब देखो वेट प्रोसेस के संबंध में, तो वेट प्रोसेस में ईंधन की खपत अधिक होती है। भाई पानी यदि ज़्यादा है और पानी ज़्यादा होगा, वेट होगा, तो सुखाने के लिए लगेगा ज़्यादा इसमें ईंधन भी, तो होने पर धुएं का उत्पादन भी अधिक होता है, जिसके कारण वातावरण प्रदूषित होता है। वेट प्रोसेस से बने सीमेंट की क्वालिटी अच्छी होती है, मतलब लेकिन क्वालिटी अच्छी होती है। पाउडर या स्लरी को रोटरी किल्न में कंप्रेस्ड एयर के साथ भेजते हैं। रोटरी एयर में कंप्रेस्ड एयर के साथ भेजते हैं। सबसे पहले डिहाइड्रेशन जोन में स्लरी अथवा पाउडर में नमी वाष्पित होता है। हमने आपको बताया, ये रहा डिहाइड्रेशन जोन, जिसमें नमी क्या हुई, देखिए नमी बाहर निकल रही है। ठीक है, फिर उसके बाद कैल्सिनेशन जोन में जाता है, जिसमें लाइम स्टोन का कैल्सिनेशन होता है। ठीक है, इस जोन में CO2 रिलीज होती है। हमने सुनने में बताया है, कैल्सिनेशन जब होता है तो CO2 बाहर निकलता है, तो ये रहा CO2 बाहर निकलने लगा कैल्सिनेशन जोन के अंदर से। ठीक है, इसके बाद 1500 से 1600 डिग्री पर इसके इंग्रेडिएंट का आपस में फ्यूजन होता है तथा इसके केमिकल रिएक्शन से केमिकल कंपाउंड बनते हैं, जो भाई हमने C3 C2 C3 C4 ठीक है, ये सब का बनने लगते हैं। ये रहा फ्यूजन हुआ 1500 से लेकर 1600 डिग्री टेम्परेचर पर। अब क्या है कि रोटरी किल्न में सबसे पहले C4AF कंपाउंड बनता है तथा सबसे बाद में C3S बनता है। देख रहे हो, सबसे पहले 4,3 C4AF बनता है सबसे पहले, और सबसे बाद में C3S का निर्माण होता है। तो यहाँ भी देखो हमने लिख दिया है कि सबसे पहले कौन बन रहा है, C4AF, और सबसे बाद में कौन बन रहा है, C3S का निर्माण होता है। ठीक है, बर्निंग के बाद सीमेंट क्लिंकर के रूप में प्राप्त होता है, जिसकी साइज 3 से लेकर 20 mm डाया की होती है। तो ये रहा 3 से लेकर 20 mm के डाया तक होती है इस क्लिंकर का साइज। ठीक है, अब पता है ना कि इसको कूलिंग करके फिर पिसाई करी जाती है। ठीक है, क्लिंकर को मॉडरेट रेट पर कूलिंग करने, देखो ये बात करें, मॉडरेट रेट पर बात करते हैं। मॉडरेट रेट पर कूलिंग से ठंडा करने पर हाई स्ट्रेंथ देता है। तो मॉडरेट रखना है, ना ही ज़्यादा ना ही कम। तो मॉडरेट रेट ऑफ कूलिंग रखना, ये नहीं कि लगातार तुम क्या पानी डाल दो गर्म में, तुरंत छपक्का मार के पानी तुरंत बुता दो, ऐसा भी नहीं है। और बहुत टाइम भी नहीं लेना देना उसको, नॉर्मली एक मॉडरेट रेट देना है, तो धीरे धीरे ठंडा हो। मॉडरेट रेट ऑफ कूलिंग, जैसे जिसकी 1200 डिग्री टेम्परेचर है, तो 5 मिनट तक उसको छोड़ने पर 500 डिग्री टेम्परेचर पर आ जाए। ठीक है, और जब 500 से नॉर्मल टेम्परेचर करना हो, फिर 10 मिनट उसका टाइम ले ले वो। ठीक है, इस तरीके से हम लोग को करना है। 1200 से लेकर के 500 आने के लिए 5 मिनट ले, और वहीं 500 से लेकर नॉर्मल आने के लिए 10 मिनट का समय लगे। ठीक है, लो रेट ऑफ कूलिंग तथा हाई रेट ऑफ कूलिंग पर सीमेंट क्लिंकर को ठंडा करने सीमेंट की स्ट्रेंथ कम प्राप्त होती है। अभी हमने बताया कि ना ही कम रखना है, ना ही ज़्यादा रखना है, एक मीडियम रेट से ठंडा कर जाती है। ठीक है, क्लिंकर को बॉल मिल में कोर्स ग्राइंडर करते हैं तथा उसके बाद ट्यूब मिल में फाइन ग्राइंडिंग करते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट की पूछ लेता है। कोर्स ग्राइंडिंग किस वाले में करते हैं, BC बॉल मिल में कोर्स ग्राइंडिंग कर जाती है। किसमें, बॉल मिल में। ये देखिए बॉल मिल हुआ, गोल गोल बॉल डाले हैं, इसका नाम है बॉल मिल। बॉल मिल में क्या करते हैं, कोर्स ग्राइंडिंग करते हैं। ठीक है, मोटी पिसाई। और फिर ट्यूब में, ये ट्यूब है ना, ट्यूब जैसे पतली से ट्यूब है ना, ये एक पाइप जैसे, ट्यूब मिल में फाइन ग्राइंडिंग की जाती है। ट्यूब मिल में फाइन ग्राइंडिंग की जाती है, ये बात याद रखना। ठीक है, ट्यूब मिल में फाइन ग्राइंडिंग करते समय जिप्सम मिलाया जाता है। अब ट्यूब मिल में हमने ऊपर बताया था कि ट्यूब मिल में वहाँ पे कुछ होता है। ठीक है, यहाँ ठीक है, ट्यूब मिल में फाइन ग्राइंडिंग करते समय जिप्सम मिलाया जाता है। ट्यूब मिल में फाइन ग्राइंडिंग करते समय ही उसमें आवश्यकता अनुसार जिप्सम मिलाया जाता है। ये 2 बार हो गया। ठीक है, इसके बाद सीमेंट को सिलोस में कलेक्ट कर लेते हैं। ये रहा, सिलोस में कलेक्ट कर लिया जाता है। उसके बाद 50 kg के बैग में पैक करके कर देते हैं। ये रहा हमारा बैग, और हमने इसमें पैक कर दिया। ठीक है, जिसका आयतन 0.0347 मीटर क्यूब होता है तथा इसके आयतन में वेरिएशन ±5% मान सकते हो। ठीक है, ये रहा 0.0347 मीटर क्यूब, वेरिएशन +5%। केमिकल कंपोजिशन, हम बात करते हैं केमिकल कंपोजिशन का। तो बेसिक
बेसिक कंपाउंड्स ऑफ केमिकल, तो CaO CaO, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, SiO2, ये छोड़ो, यहाँ पे ध्यान दो बस। ये C3H ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, C2H डाई कैल्शियम सिलिकेट, C3A ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट और C4F टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट होता है, ठीक है। अब इससे बनता है एलाइट, बेलाइट, सेलाइट, एलाइट, बेलाइट, सेलाइट और फेलाइट, ठीक है। तो एलाइट कितना था, 25 से लेकर 50% रेंज है, और ऐसे बोले तो 40%, और बेलाइट का रेंज 25 से लेकर 40%, और बोले तो 32%। सेलाइट का 5 से लेकर 11% बोले तो 11%, या आठ होना चाहिए, तो 11%, और फेलाइट का 8 से लेकर 14% बोले तो 9.5%, ठीक है। अब हाइड्रेशन आ गया। तो हाइड्रेशन क्या होता है, जैसे वाटर को मिलाते हैं सीमेंट के अंदर, तो सीमेंट क्रिया करता है और धीरे हार्ड होता है, इसी प्रोसेस को हम लोग हाइड्रेशन कहा जाता है, ठीक है। हाइड्रेशन, सीमेंट के कंपाउंड का वाटर के साथ केमिकल रिएक्शन होने को हाइड्रेशन कहते हैं। ये देख सकते हैं, सीमेंट और वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं, इसे हाइड्रेशन कहा जाता है। हाइड्रोलिसिस, वाटर के H+ आयन तथा OH आयन के टूटने के बाद जब OH सीमेंट के कंपाउंड के साथ क्रिया करता है तो उसे हाइड्रोलिसिस कहा जाता है। ये आप फिगर में भी देख सकते हैं इस चीज़ को। नोट पॉइंट देखो, हाइड्रेशन तथा हाइड्रोलिसिस के लिए वाटर ही जिम्मेदार होता है, ये भाई साहब ही जिम्मेदार होते हैं, ठीक है। हाइड्रेशन, एक बार फिर हाइड्रेशन और कुछ पॉइंट देखो। सीमेंट के हाइड्रेशन को एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि ऊष्मा निकलती है, हीट एनर्जी निकलती है, क्योंकि क्रिया के दौरान ऊष्मा का रिलीज होती है तथा इस ऊष्मा को हीट ऑफ हाइड्रेशन कहते हैं। ये देखो, ये निकल रही है ना। सीमेंट की क्रिया के दौरान रेट मतलब दर बोलो, सीमेंट की क्रिया के दर को रेट ऑफ हाइड्रेशन कहा जाता है, ठीक है। हाइड्रेशन कहते हैं, हो गया उस ऊष्मा को होने की दर को, जिस रेट से ऊष्मा निकल रही है उस दर को रेट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन कहा जाता है, ठीक है। नोट, हाइड्रेशन तथा हाइड्रोलिसिस के लिए तो हमने बता ही दिया अभी आपको, वाटर ही जिम्मेदार होता है, ठीक है। अब देखते हैं सेटिंग, ठीक है। सेटिंग क्या है, तो सीमेंट सेटिंग वह प्रोसेस है जिसमें सीमेंट मोर्टार या कंक्रीट अपनी प्लास्टिसिटी खोकर स्टीप, मास या सॉलिड में चेंज होने लगता है। देखो बस ये बोला, प्लास्टिसिटी बस खो देना है, उस वाले को हम सेटिंग बोलते हैं। और जब वही स्ट्रेंथ गेन करने लगे, जैसे कि सेटिंग के बाद मोर्टार या कंक्रीट में स्ट्रेंथ गेन करने के प्रोसेस को हार्डनिंग कहते हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ पे स्ट्रेंथ गेन करने के रूप में आ गया है। इस दौरान उसे लोड सहने की क्षमता आने लगती है। रेट ऑफ सेटिंग, सीमेंट की सेट होने की दर को रेट ऑफ सेटिंग कहा जाता है। रेट ऑफ हार्डनिंग, तो सीमेंट के हार्ड होने की दर को रेट ऑफ हार्डनिंग कहते हैं। इस कोई बड़ी बात नहीं है, तो परिभाषा वगैरह है। अब देखते हैं C3H कैल्शियम सिलिकेट या एलाइट, इसी को बोला जाता है। कोई इसका पॉइंट देखते हैं, तो डिफिनीसन देखो, C3H को देखो असली में ऐसे लिखते हैं 3Ca.SiO2, लेकिन उस शॉर्टकट में C3H ही फेमस है, आप ये वाला याद रख सकते हो। को ट्राई कैल्शियम सिलिकेट यानी एलाइट कहते हैं। यह सीमेंट का सबसे महत्वपूर्ण कंपाउंड है, ठीक है। फंक्शन प्रॉपर्टी, इसका फंक्शन या प्रॉपर्टी क्या होता है, तो ये देखिए, अगर हम तो सीमेंट की स्ट्रेंथ का सबसे अधिक C3H देती है, सबसे ज़्यादा और सबसे पहले यही C3H ही स्ट्रेंथ देती है। इसका रेट ऑफ हाइड्रेशन सबसे तेज़ होता है, और रेट ऑफ हाइड्रेशन भी सबसे तेज़ होता है। इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन 500 जूल होता है, हीट ऑफ हाइड्रेशन 500 जूल पर ग्राम होता है। C3H का कंप्लीट हाइड्रेशन लगभग 24% पानी, वाटर रिक्वायरमेंट 24% इसको पानी दोगे तो जाके इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन कंप्लीट हो पाएगा, ठीक है। यह सीमेंट को अर्ली स्ट्रेंथ प्रदान करता है, वो पता है कि जल्दी स्ट्रेंथ देने का काम ये करता है, और लेट से देने का काम C2H करता है। और C3 और C4F तो स्ट्रेंथ बहुत कम देते हैं, तो ना के बराबर उसे इग्नोर कर लिया जाता है। 28 दिन में सीमेंट का अधिकांश स्ट्रेंथ C3H ही देती है, ठीक है। बता ही दिया मैं अभी आपको ये बात। C3H के कारण सीमेंट का फर्स्ट रजिस्टेंस अधिक होता है। अभी देखो कैसे फर्स्ट रजिस्टेंस अधिक होता है, जैसे होता क्या है ना, कि बहुत जल्दी ही हार्ड कर देता है। C3H बहुत जल्दी स्ट्रेंथ गेन करवा देता है,
बहुत जल्दी स्ट्रेंथ गेन होता है, तो उसकी वजह से उसके अंदर ताकत आ जाती है कि अगर मान लो इसमें बर्फ़ पानी घुस करके और फैलने की कोशिश करेगा, तो वो जो क्रैक होता है या जो टूटने की क्षमता होती है उसी टूट जाता है, उसी इसी प्रोसेस को बोलते हैं फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस। लेकिन ये क्या करेगा कि जैसे कि मान लो कि कोई सीमेंट है, कोई कंक्रीट है, वो जल्दी ये हार्ड कर देगा, C3S रेजिस्टेंस दे देगा, तो फिर वो टूटेगा ही नहीं। तो इस तरह से रेजिस्टेंस बढ़ा देता है। C3S के कारण सीमेंट की वाटर में सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। सॉल्युबिलिटी ऐसे बढ़ जाती है, ये होता क्या है ना कि एक कंपाउंड होता है कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड CaCOH2। तो वो क्या करता है ना, वो जितना ज़्यादा बनेगा उतना ही ज़्यादा सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, और जितना ही कम बनेगा उतनी सॉल्युबिलिटी कम होगी। तो देखो इसमें ना लगभग 49% के आसपास CO कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड बनता है। तो जब वो पानी में वो घुलनशील होता है, ये भी पानी में घुलनशील होता है। तो जैसे ही और मान लो वो सीमेंट में है और उसको घुला दें हम, और C3S जो है कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड 49% बनाता है, और इसीलिए इसी की वजह से ये घुलनशील होता है। इसे सीमेंट अटैक करने की क्षमता होती है। अब क्षमता क्षमता अटैक सहने की क्षमता कम होती है, इसलिए क्यों, जैसे कि कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड निकल के चला जाएगा तो उसकी जगह पे खाली स्थान बचेगा। खाली स्थान होगा ना, तो उस वहाँ पे केमिकल लगा कर अटैक करना शुरू कर देंगे। कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड ज़्यादा बनेगा, जैसे ही कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड बनेगा और घुल के बाहर निकल लीचिंग एक्शन होगी, और लीचिंग एक्शन की वजह से कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड बाहर निकल जाएगा, और वहाँ बचेगा जगह खाली स्थान, और खाली स्थान पर अटैक करेंगे केमिकल्स। ठीक है। अगला देखो, यदि सीमेंट में C3S की मात्रा बढ़ा दें और तथा C2S की कमी कर दें तो फिर क्या होगा। बता रहा हूँ, तो सीमेंट पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ेगा। देखो, रेट ऑफ हाइड्रेशन बढ़ जाएगा। क्यों? सिंपल, क्योंकि C3S का बहुत रेट ऑफ हाइड्रेशन ऑलरेडी ज़्यादा होता है तो बढ़ जाएगा। रेट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन ये भी बढ़ जाएगा। रेट ऑफ हार्डनिंग भी बढ़ जाएगी। टोटल हीट ऑफ हाइड्रेशन, ये जितने भी हाइड्रेशन वाला परिभाषा जो रहे हैं सारे बढ़ जाएंगे। 28 दिन की स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी, क्योंकि 28 दिन की स्ट्रेंथ C3S ही देता है। C2S तो लॉन्ग अल्टीमेट स्ट्रेंथ देने का काम C2S का होता है। श्रिंकेज, तो श्रिंकेज बढ़ जाएगा। श्रिंकेज भी क्या करेगा, बढ़ जाता है, ये बात देखना। श्रिंकेज भी इसकी वजह से बढ़ जाता है। क्यूरिंग टाइम घट जाती है। हाँ, ये देखो, क्यूरिंग टाइम घट जाता है। अब तुम्हें बताओ, जल्दी हार्ड होगा तो तुम क्यूरिंग बहुत दिन तक क्यों करोगे, जल्दी हार्ड होगा क्योंकि टाइम बंद करना पड़ेगा। वही फ्रेमवर्क भी जल्दी हटा दोगे, भाई टाइट हो जाएगा तो जल्दी हटा दोगे, सिंपल सी बात है। ठीक है। वहीं फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। बताया है कि फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस क्या करता है, बढ़ जाता है। कैसे बढ़ जाता है, मैंने इस चीज़ को समझा दिया। केमिकल अटैक बढ़ जाता है, केमिकल अटैक भी बढ़ जाता है। लीचिंग एक्शन बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है बता दो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ज़्यादा बनती है और वो ज़्यादा घुल के बाहर निकलती है, तो क्या लीचिंग एक्शन भी बढ़ जाती है। सल्फेट अटैक भी बढ़ जाता है। सल्फेट अटैक भी बढ़ जाता है। ठीक है। आगे इसके बात करें तो अगला अगला डाई कैल्शियम सिलिकेट। अगर एक का कंसेप्ट आप समझ लिए, जब हमने समझाया तो सब आसान हो जाएगा समझना। आप देखो, यह सीमेंट को स्ट्रेंथ प्रदान करता है, ये भी स्ट्रेंथ देता है, C3S भी देता है। ठीक है, ये बात हमने बताई है शुरू में कि C2S और C3S दोनों क्या करते हैं, स्ट्रेंथ देते हैं। अब तो इसकी इसकी रेट ऑफ हाइड्रेशन सबसे स्लो होती है। रेट ऑफ हाइड्रेशन सबसे स्लो किसकी होती है, C2S की होती है। सबसे स्लो इसकी होती है। इसका भाई जो C3S है वो सबसे सबसे आगे है, सबसे सबसे तेज़ है। लेकिन देखो यही इसका भाई C2S और C3S भाई हैं, और ये भाई कितना बेचारा रेट ऑफ हाइड्रेशन में सबसे स्लो चला जाता है। एक भाई सबसे तेज, एक भाई सबसे स्लो। इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन सबसे कम होता है, हीट ऑफ हाइड्रेशन भी सबसे कम होता है इसका। इसी को देखो, इसका ये वाला जो प्रॉब्लम है हमारे लिए कभी कभी ये इसके लिए वरदान भी साबित हो जाता है। C2S इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन कम करने वाली बात है, ये इसके लिए नुकसान नहीं बल्कि फ़ायदे का काम है। जैसे कभी हम कहीं डैम, बड़ा बड़ा एबेटमेंट, बड़ा बड़ा पिलर्स, ब्रिज ये सब बनाएंगे, वहाँ बड़ा बड़ा जब यूज़ करेंगे ना कंक्रीट, तो वहाँ पे ज़्यादा हीट नहीं चाहिए हमको। ज़्यादा हीट नहीं चाहिए तो हम लोग इसी के पास पकड़ जाएंगे, भाई चलना चलना, इसको पकड़ के हम लोग लेके जाएंगे और इसका यूज हो जाता है। तो ये इसके लिए फ़ायदेमंद का काम करता है। अगला देखो, यह सीमेंट को अल्टीमेट स्ट्रेंथ प्रदान करता है। इसकी क्रिया लंबे समय तक चलती रहती है। ठीक है। रेट ऑफ हाइड्रेशन भी स्लो होती है। तो जितना रेट और हीट और जितने भी है वो सब सारे इसका कम, सबके सब इससे कम होते हैं। अब देखो, C2S के कारण सीमेंट पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो C2S के कारण सीमेंट की सॉल्युबिलिटी होती है, तो वही इसमें 22% के आसपास कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड बनती है। तो वो है तो सॉल्युबिलिटी इसमें भी होगी, ताकि वो घुलेगा तो सॉल्युबिलिटी भी दिखने को मिलेगी। फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस कम होता है, तो वही इसका फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस C3S के अपेक्षा कम होते हैं, क्योंकि ये स्ट्रेंथ देने का काम बहुत देर में करता है। इसी की वजह से इसके फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस का मान कम होता है। केमिकल रेजिस्टेंस अधिक होता है। केमिकल रेजिस्टेंस उसके अपेक्षा मतलब थोड़ा अधिक होता है, क्योंकि इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कम है ना। सल्फेट अटैक की सहने की क्षमता उसके अपेक्षा C3S की अपेक्षा कम होती है या अधिक होती है, क्योंकि 49% कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और ये 22% मात्र बनाता है।
ठीक है। अगला क्या है, यदि सीमेंट में CO2 की मात्रा बढ़ा दें और वो कम कर दें तो क्या पर देखो ये चीज़ मैं समझा रहा था अभी आपको, ये चीज़ समझा रहा था। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के प्रभाव क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अगर बढ़ जाती है तो ड्यूरेबिलिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, वहीं सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, लीचिंग एक्शन बढ़ जाएगी और केमिकल अटैक भी बढ़ जाएगा, क्योंकि जगह खाली हो जाएगा और वहाँ पे अटैक लगातार अटैक होगा। सल्फेट अटैक भी बढ़ जाएगा। तो इस तरह सबने चीज़ें आपको बता दिया। और ये छोड़ो, ये सब चीज़ें कोई कोई ना है। अब देखो नोट पॉइंट देखो, जिस सीमेंट में C3H की मात्रा अधिक होगी और CO2 की मात्रा कम होगी तो उस सीमेंट को हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर बनाने में उपयुक्त नहीं होता है। जिसमें C3H की मात्रा अधिक होगी और CO2 की मात्रा कम होगी उसे हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर बनाने में उपयुक्त नहीं मान देखो, हो गया ना ये फायदेमंद। चाहे इसको तुम कम करोगे तो तुम बना ही नहीं पाओगे भाई, ये नहीं बनाऊंगा क्योंकि इसको कम क्यों किए, C2H को कम कर दोगे तो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर नहीं यूज नहीं कर पाओगे। अगला है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट C3A। यह सीमेंट को सेटिंग प्रदान करता है। इसका रेट ऑफ हाइड्रेशन सबसे अधिक होता है, मतलब अधिक होता है, सबसे अधिक होता है। ठीक है, ट्राई कैल्शियम। अब इसमें क्या पॉइंट, आगे पॉइंट देखते हैं। इसमें अगला पॉइंट क्या है, यह सीमेंट को सेटिंग प्रदान करता है। इसका रेट ऑफ हाइड्रेशन सबसे अधिक होता है, बता ही दिया। इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन सबसे अधिक होता है 865 के आसपास। कंप्लीट हाइड्रेशन के लिए 52% वाटर की आवश्यकता होती है। देखो हीट ऑफ, देखो मामला क्या है ना कि हीट ऑफ हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। जब हीट ऑफ हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा है तो गर्मी ज़्यादा होगी, अब गर्मी ज़्यादा होगी तो पानी भी ज़्यादा लेगा ना, तो इसलिए 52% ये पानी की ज़रूरत पड़ती है। यह सीमेंट की फास्ट सेटिंग के लिए मुख्य तरह से रिस्पॉन्सिबल होता है। फास्ट सेटिंग के लिए मुख्य तरह से रिस्पॉन्सिबल होता है। देखो फास्ट सेटिंग क्या, एक फास्ट सेटिंग होता है और एक फ्लैश सेटिंग होता है। देखो फ्लैश सेटिंग और फास्ट सेटिंग अलग, फास्ट से देखो फिर से फ्लैश बताऊँगा। फास्ट सेटिंग क्या होता है कि क्लिंकर के ग्राइंडिंग के समय यदि टेम्परेचर 50 से 175 डिग्री हो तो जिप्सम प्लास्टर ऑफ पेरिस में बदल जाता है, जिसे कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट भी कहते हैं। ठीक है, ये देखो CaSO4.12H2O। जब सीमेंट में पानी मिलाते हैं तो यह पानी से क्रिया करके पुनः कैल्शियम सल्फेट बनने लगता है, जिसके कारण सीमेंट पेस्ट सेट होने लगता है, परंतु सिंपल मिक्सिंग करने पर इसे वापस रोका जा सकता है। ठीक है, इस प्रकार की सेटिंग को फाल सेटिंग कहते हैं। अब देखो, अब कुछ पॉइंट देखो जरा, अभी भी C3A का ही कुछ पॉइंट है। C3A की मात्रा अधिक होने पर सीमेंट की स्ट्रेंथ कम हो जाती है। सिंपल सी बात, C3A बढ़ाओगे तो C2S या फिर C3S कम करना पड़ेगा, और वही होते हैं जो स्ट्रेंथ देते हैं। जहाँ तुम इसको बढ़ा दिए तो उन दोनों में से कोई कम करना पड़ेगा और इससे स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। C3A सल्फेट अटैक के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है, क्योंकि यह पानी तथा जिप्सम से रिएक्शन करके इंट्री इंटरजाइट बनाता है, जिसके कारण ये अत्यंत परेशान एक्सपेंशन होने के कारण लगता है, जिससे क्रैक उत्पन्न होने लगते हैं। C3A सीमेंट का अनडिजायरेबल कंपाउंड है, ये बात है ना। C3A हमको नहीं चाहिए भैया, हमको तुम नहीं चाहिए, बात खत्म। ये अनडिजायरेबल कंपाउंड होता है और कुछ ना कुछ तो देते हैं, फायदे करते हैं। ठीक है, ये अनडिजायरेबल कंपाउंड होता है। ठीक है, ये सब चीज़ें कोई ज़्यादा वो नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। आ गया फ्लैश सेटिंग, देख ही लो, आ ही गया फ्लैश सेटिंग भी। तो फ्लैश सेटिंग क्या होता है कि यदि सीमेंट में जिप्सम की मात्रा न मिलाया जाए तो सीमेंट से रिएक्शन करके तुरंत सेट होने लगता है। ठीक है, इस प्रोसेस को फ्लैश सेटिंग कहा जाता है। तुरंत खटाक से रिएक्शन शुरू हो जाता है, उसे फ्लैश सेटिंग के नाम से। अब देखो चौथा आ गया, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट C4AF। तो यह सीमेंट को सेटिंग प्रदान करता है। इसका रेट ऑफ हाइड्रेशन सबसे अधिक होता है। रेट ऑफ हाइड्रेशन देखो, रेट है हाइड्रेशन का, इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन 420 जूल होता है, जूल पर ग्राम होता है। इसे पुअर सीमेंटिंग प्रॉपर्टी, इसमें और सीधे ये दोनों में पुअर सीमेंटिंग प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, सबसे कमजोर यही होता है। C3A के कारण उत्पन्न होने वाला अनडिजायरेबल प्रॉपर्टी कंट्रोल करता है। अभी अगर जैसे C3A, इसका भाई जो C3A है ना, C4AF का भाई C3A है। जैसे ही वो कुछ अनडिजायरेबल प्रॉपर्टी बना देता है तो ये इसको कंट्रोल करने का काम करता है। C4A भी सल्फेट अटैक के लिए जिम्मेदार होता है, परंतु C3A से कम। तो दोनों भाई ही हैं, तो भाई एक ही काम करेगा, वो भी सल्फेट अटैक करवाता है तो ये भी करवाएगा, भाई तो है ना, चोर चोर जैसे भाई वैसे दूसरा भाई, तो ये भी सल्फेट अटैक करवाएगा, लेकिन थोड़ा उससे अच्छा है तो कम करवाएगा। C4AF की मात्रा अधिक होने पर सीमेंट की स्ट्रेंथ कम हो जाती है, क्योंकि अभी हम लोग पता कि स्ट्रेंथ देने काम नहीं करते दोनों ही लोग। ठीक है, अगला हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट।
हाइड्रोजन ऑफ सीमेंट, ठीक है। सीमेंट में पानी मिलाने में सबसे पहले जिप्सम पानी में घुल जाता है तथा C3A से रिएक्शन करके कैल्शियम सल्फर एल्यूमिनेट की मेंबर बना लेता है, ठीक है, ताकि C3A C3A की कोटिंग हो जाती है तथा सीमेंट की सेटिंग कम हो जाती है। ये जिप्सम जो पड़ा ना सेटिंग टाइम बढ़ाता है, वही कैसे बढ़ाता है वो देखो। इस दौरान सीमेंट पर किए जाने वाले ऑपरेशन जैसे मिक्सिंग, ट्रांसपोर्टेशन, कंपैक्शन, प्लेसिंग आदि आदि सारे तरीके से कर ले। ये जानते क्या पढ़ा रहा हूँ, जिस जिप्सम मिला देने से ना उसकी इनिशियल सेटिंग टाइम बढ़ जाता है। तो क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि आसपास में फिल्म लेयर बना देता है, उस लेयर की वजह से हाइड्रेशन रुक जाता है। धीरे धीरे C3A के अनहाइड्रेटेड पार्ट की प्रक्रिया होने से मेम्ब्रेन ब्रस्ट हो जाता है तथा धीरे धीरे क्रिया बढ़ने लगती है। और C3A ही जो फ्लैश सेटिंग देता है, यही क्या करता है, फ्लैश सेटिंग देने का काम C3A का करता है। तो कैसे देता है कि अनहाइड्रेटेड पार्ट जो होता है ना वो मेम्ब्रेन को ब्रस्ट कर तोड़ देता है। जिप्सम बना देता है या वैसे ही बन जाता है, उसको तोड़ने का काम करता है। इसी तरह से तो फ्लैश सेटिंग देता है ये वाला। ये क्वेश्चन पूछता भी है, फ्लैश सेटिंग का काम कौन करता है? C3A सेटिंग का काम करता है, ठीक है। हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, तो कुछ और पॉइंट देख लेते हैं, ठीक है। तो प्रारंभ में 2 से 5 घंटे सीमेंट की क्रिया बहुत स्लो होती है। इस टाइम को डोरमेंट पीरियड या इंडक्शन पीरियड कहते हैं। 2 से 5 घंटा तक बहुत कम होती है, उसे डोरमेंट पीरियड या इंडक्शन पीरियड कहा जाता है। इसके बाद क्रिया तेज होती है। C3A के साथ ही C3S की क्रिया लगभग 90% कम्प्लीट हो जाती है। C3A के साथ ही C3S की क्रिया लगभग 90% कम्प्लीट, दोनों 3 वाले दोनों कितना आगे चल रहे हैं, बहुत चालू है। 3 वाले 90% कम्प्लीट हो जाती है। इसके बाद C3S की क्रिया लॉस्ट होने लगती है। C3S की क्रिया भैया खत्म हो गया, ये खत्म, टाटा बाय बाय। जबकि C3A तथा C4A की क्रिया एक्टिव रहती है। C3A अभी भी जिंदा है, 2 चले थे, C3S खत्म, अभी C3A अभी भी चल रहा है तथा C4A की क्रिया एक्टिव रहती है जब तक C3A की क्रिया बहुत स्लो हो जाती है। अब दोनों चल रहे हैं, अभी C3 एकदम धीरे धीरे ब्रस्ट लास्ट एकदम खत्म, लास्ट हो गया। C3A की क्रिया C3A के लिए कैटालिस्ट का काम करता है। C3A की क्रिया C3A की क्रिया C3A की क्रिया C3S के लिए एक उत्प्रेरक कैटालिस्ट का कार्य करता है। C3A C3S के लिए, ठीक है बात है। शुरुआत में 7 दिन तक C3S की क्रिया सबसे तेज होती है, इसके बाद स्लो होने लगती है, तभी तो जाकर के ब्रश हो जाती है, खत्म हो जाती है लास्ट में। परंतु 28 दिन तक इसकी क्रिया अधिक इफेक्टिव होती है। 28 दिन में सीमेंट की अपनी 90% स्ट्रेंथ क्या करती है, गेन कर लेता है, ठीक है। 7 दिन में सीमेंट 28 दिन की स्ट्रेंथ का, ये क्वेश्चन पूछा था कि 7 दिन में जो सीमेंट है वो 28 दिन की स्ट्रेंथ की तुलना में कितना परसेंट गेन कर लेता है 7 ही दिन में? तो 65 से 70%। लेकिन देख रहे हो 30% जो 7 दिन में आ गया। और फिर 90% बताओ कि 28 दिन में कितना था, 90 होता है। तो इस तरीके से मात्र 20 पहुँचने में इसको 20 दिन लग जाते हैं। जब क्योंकि C3S की क्रिया धीमा हो जाती है ना, जब तक C3S की क्रिया प्रभावी होती है तब तक C2S की क्रिया तेज नहीं हो पाती। अब दोनों भाई में कोई एक ही भाई जिम्मेदारी नहीं पाएगा। C3S की क्रिया तेज होती है तो वहीं C2S भाई अपना शांत रहता है कि ठीक है भैया आप कर लो। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। 28 दिन बाद C2S की क्रिया तेज होने लगती है। 28 दिन बाद बोले ना कि C3S की क्रिया 28 दिन में लगभग 90% गेन कर लेती है। जब उसका स्ट्रेंथ गेन हो गया C3S की, तो क्या कहता है भैया मैं चला, आप तुम भी कुछ कर लो। तब C2S अपना जलवा दिखाना शुरू करेगा 28 दिन बाद। तो प्रारंभ में C2S की क्रिया धीरे धीरे बनती है, परंतु 1 साल बाद C3S के बराबर स्ट्रेंथ देने लगती है। क्योंकि C2S तो कमाल ही करता है बाद में चल करके, और C3S धीरे धीरे अब ये घटना शुरू होता है और 1 साल बाद वो भी टाइट आपस हो जाते हैं और ये C2S तो धीमा होता ही होता है। तो दोनों लोग एक बराबर स्ट्रेंथ देने लगते हैं। इसकी क्रिया लंबे समय तक चलती रहती है। C2S की क्रिया लंबे समय तक चलती रहती है तथा इसके बाद इसके कारण ही सीमेंट में अल्टीमेट स्ट्रेंथ आती है। क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछता है कि अल्टीमेट स्ट्रेंथ देने का काम कौन करता है, तो C2S करता है। हाइड्रेशन के दौरान किसी भी स्टेज पर निम्नलिखित यौगिक बनते हैं, कौन कौन बनता है भाई? तो देखो, हाइड्रोजन के दौरान किसी भी स्टेज पर निम्नलिखित यौगिक बनते हैं। CHS जेल, कैपिलरी पोर, वाटर होता ही है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अनहाइड्रेटेड सीमेंट और सम माइनर कंपाउंड। इतना चीज़ एक साथ चलते हैं कहीं भी। CHS जेल, कैपिलरी पोर्स होंगे साथ में, वाटर तो होता ही होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो चूना खुद ही है, हाइड्रेटेड सीमेंट और सम माइनर कंपाउंड। नोट देख लो क्या है कि सीमेंट में प्रेजेंट C2S और C3S की क्रिया के बाद बनने वाले CHS जेल की मात्रा 50 से 60% होती है।
C2S और C3S की क्रिया के बाद C3S कितना बन जाता है, 50 से 60% बन जाती है, तथा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की मात्रा 15 से 20% होती है विथ रिस्पेक्ट टू सॉलिड। ठीक है, CHA जेल बहुत वेरी फाइन प्लेटी ट्यूबुलर शेप का होता है। इसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया 100 से लेकर 700 मीटर स्क्वायर पर ग्राम को सेंटीमीटर होना चाहिए था। मीटर देखते हैं, ये याद रखो बस, 100 से लेकर 700 होता है, वो देख लेना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के कारण सीमेंट की ड्यूरेबिलिटी घट जाती है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बताए थे पहले ही, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की ड्यूरेबिलिटी घट जाती है, कैसे घट जाती है समझाया था बहुत अच्छे से। इसके बैड इफेक्ट को रोकने के लिए सीमेंट में कुछ मात्रा में पोजोलाना मटेरियल मिलाते हैं। अब देखो, पोजोलाना मिलाओगे ना तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जो कैल्शियम होता है उससे क्रिया कर करके और ये एक कंपाउंड बनाता है जो स्ट्रेंथ देने का काम करता है, और ये बाइंडिंग के तौर पे काम करना शुरू कर देता है। तो जो चीज़ नुकसान के लिए था तो हम पोजोलाना मिला दें, सब चीज़ हमको फायदेमंद हो जाता है। अभी हम PPC पढ़ेंगे, पोजोलाना पोर्टलैंड सीमेंट करके, तो वहाँ पर चीज़ हम आपको बताएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पानी में घुलने के बाद OH देता है, जिससे पानी का pH मान बढ़ जाता है तथा इसकी डेंसिटी बढ़ जाती है, pH 9, इससे स्टील में कोरोजन होने लगती है। ठीक है, अब हीट ऑफ हाइड्रेशन के देखो तो सबसे पहले C3A का होता है, फिर C2S का है, फिर C4AF का है, फिर C2S का है। हीट ऑफ हाइड्रेशन इसका 865 है, 500 है, 420 है, 500 है, 420 है, 260 है। ठीक है, रेट की बात करते हैं तो C4AF सबसे पहले, दोनों भाई आगे रेट में, उनमें भी ये वाला आगे 4 वाला C4AF, C3S और C2S, ये बाबू सबसे पहले रहता है, सब पीछे पे चल रहता है C2S वाला। सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन देखें तो सबसे पहले कौन करता है, तो देखो कहीं C4AF देता है। ठीक है, इन दोनों में कंफ्यूजन चलता है कौन पहले कौन, तो आप ये अभी याद करो, C3A और C4AF, C3S फिर C2S। स्ट्रेंथ कौन देता है तो C3S सबसे पहले, फिर C2S, फिर C3A और C4AF। इस वाले चीज़ में कन्फ्यूजन चलता है, अब मिला के देख लेना। अब हम टेस्ट नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। तो टेस्ट हम सीमेंट का टेस्ट जो है इससे काफ़ी आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे, 1-2 वीडियो और लगेगा, फिर हम इस तरह से सीमेंट को कंप्लीट कर लेंगे रिवीजन करते हुए। थैंक यू दोस्तों।